तो नमस्कार, एक बार फिर से हम मराठों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज बेसिकली हम मराठों में क्या पढ़ेंगे या आज हम मराठों में क्या लेकर के आए हैं। तो आज हम मराठों में जिनको पढ़ेंगे उनका नाम है छत्रपति साहू जी महाराज। जी हाँ, और ये छत्रपति साहू जी महाराज जो हैं ये संभाजी के पुत्र हैं। हाँ, और संभाजी शिवाजी के पुत्र हैं। ठीक है, तो संभाजी के पुत्र छत्रपति साहू जी महाराज जो लगभग 18 साल तक औरंगजेब की कैद में रहे और किस प्रकार से औरंगजेब ने उन्हें छोड़ा या औरंगजेब ने छोड़ा या उनके बाद के आने वाले बादशाहों ने उनको छोड़ा और किस प्रकार से उनका पूरा शासन चला, आज हम छत्रपति साहू जी महाराज की इस क्लास में जानेंगे। ठीक, वैसे आधी क्लास ये पार्ट छत्रपति साहू जी महाराज का पार्ट 2 है। ठीक है, आधी क्लास हम छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में जान चुके हैं। तो चलिए छत्रपति साहू जी महाराज को शुरू करने से पहले एक बार पूरा मराठा कनेक्शन हम जान लेते हैं। एक बार शिवाजी को लेकर के संभाजी तक और संभाजी से लेकर राजा राम तक और राजा राम से लेकर के शिवाजी द्वितीय ताराबाई तक और ताराबाई से लेकर साहू जी महाराज तक हम एक बार सारे वीडियो को कनेक्ट कर लेते हैं और कनेक्ट करते हुए उसके बाद फिर हम यहाँ पर हम साहू जी महाराज को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राजपूतों का उदय 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। ठीक, अगर राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा जाए तो कई मत हैं, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो राजपूत थे वो कुषाण, हिंद यवन विजेता शासक थे जो बाद में राजपूत बन गए। कुछ लोगों का मानना है, जैसे ये जो हम बात कहें ये मनुस्मृति कहती है, जबकि पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ जो पृथ्वीराज चौहान के समय में चंदबर दाई नामक व्यक्ति ने लिखा था, तो पृथ्वीराज रासो में क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो कहता है कि जब पृथ्वी से परशुराम ने क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया था, उसके बाद आप माउंट आबू स्थान है, माउंट टाबू नामक पर्वत पर, आबू पर्वत पर फिर से एक यज्ञ किया गया राजस्थान में और उस यज्ञ से 4 जातियां प्रकट हुई और वही राजपूत थी, उन्हीं से फिर राजपूतों का विकास हुआ। ये पृथ्वीराज रासो कहता है। ठीक, तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन हमें राजपूतों से अभी कार्य नहीं है, सरोकार नहीं है, हम बात कर रहे हैं मराठों की। कहा जाता है कि जो मराठे हैं कहीं न कहीं राजपूतों से ही उनका क्या हुआ है, उदय हुआ है। ठीक, और यही राजपूत उदयपुर वाले एरिया से निकल करके आके पश्चिमी तट पर क्या हो गए, तो बस गए। ठीक, और धीरे धीरे वहाँ पर जो राजवंश उस समय चल रहे थे उनमें अपनी सेवाएं देने लगे। अगर देखा जाए तो शिवाजी के जो पूर्वज हैं यानी शाहजी जो हैं, ठीक, तो शाहजी यानी शिवाजी के पिताजी शाहजी जो हैं वो अहमदनगर में अपनी सेवा देते थे। अगर बात करें कि पहली बार कहाँ जिक्र मिलता है मराठों के सेवा देने का सैनिक तौर पर, तो बहमनी साम्राज्य है। ये बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का एक साम्राज्य है। आपको याद है कि 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में 2 साम्राज्यों का उदय हुआ था, एक विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य अब 4 राजवंशों में चला, संगम, सुलुक, तुलुक और आराविलु, और बहमनी साम्राज्य प्रारंभ में तो काफ़ी अच्छा चला, लेकिन फिर वो 5 वंशों में अलग अलग जगहों अलग अलग राजा अपने केंद्र में लेकर के उसे तोड़ देते हैं, जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, अब बरार और बीदर। बरार और बीदर चूंकि छोटे साम्राज्य थे इसलिए उनको उन्हीं लोगों के साम्राज्य में मिला दिया गया है, मिल गए धीरे धीरे समय के साथ। लेकिन जब शिवाजी का जन्म होता है उस समय दक्षिण भारत में 3 राज्य बड़े बड़े होते हैं, एक गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। ये 3 साम्राज्य बड़े हैं। अब एक समय ऐसा आता है कि शाहजहां ने अहमदनगर को भी क्या कर दिया, हरा करके समाप्त कर दिया, और अब दक्षिण भारत में मात्र 2 बड़े साम्राज्य हैं, एक गोलकुंडा और दूसरा बीजापुर। ठीक, अगर देखा जाए कि शाहजी कौन हैं, तो शाहजी जो हैं वो शिवाजी के पिताजी हैं, जो पहले अहमदनगर में
सेवा देते थे, फिर उसके बाद बीजापुर में सेवा देते हैं और कुछ समय तक वो मुगलों में भी सेवा देते हैं, यानी मुगलिया सल्तनत में भी वो सेवा देते हैं, जब उन्हें शाहजहां 5000 का मनसबदार बना देता है। लेकिन फिर शाहजहां उनसे 5000 की मनसबदारी वापस ले लेता है और मलिक अंबर के बेटे को मनसबदारी दे दी जाती है, जिससे नाराज होकर जो शाहजी भोसले हैं वो चले जाते हैं, बीजापुर के अंतर्गत मिल जाते हैं। शाहजी भोसले की एक पत्नी है जिनका नाम जीजाबाई है और जीजाबाई के ही पुत्र हैं, उनका नाम क्या है, तो शिवाजी उनका नाम है। ठीक है, शाहजी को और भी पत्नियां हैं, ठीक, और ये बातें कहीं ना कहीं जीजाबाई को बुरी लगती हैं कि उनको और भी पत्नियां हैं। इसके चलते शाहजी पूना की जागीर जो है वो जीजाबाई को क्या कर देते हैं, दे देते हैं, और वहीं पर शिवाजी का जन्म कहा जाता है 1627, किन्हीं किन्हीं किताबों में 1630 में शिवाजी का जन्म होता है। ठीक, अब हम बाकी बातों को छोड़कर, जैसे कि आप जानते हैं जो मराठा है, मराठा जो शब्द है ये मराठा शब्द से निकला है और मराठा शब्द का अर्थ होता है मरकर हटने वाला, तो उसे मराठा कहते हैं। ठीक, दूसरी बात, जो मराठों द्वारा विजित क्षेत्र है उसे कहते हैं मराठवाड़ा। ठीक, अगर बात करें कि जो मराठवाड़ा है उसका सबसे अधिक विकास किस मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हुआ, तो साहू जी महाराज जो आज जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं उन्हीं के अंतर्गत मराठों का सबसे ज्यादा विकास होता है। ठीक, अभी हम बात कर रहे हैं शिवाजी की। ठीक, क्योंकि शिवाजी जो है वो मराठा साम्राज्य के कहीं न कहीं संस्थापक हैं, वो मराठा साम्राज्य को जीवित करने वाले व्यक्ति हैं, वो मराठा साम्राज्य को कहीं न कहीं चरम पर पहुंचाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रारंभिक व्यक्ति हैं शिवाजी। तो आइए शिवाजी को हम शुरू करते हैं। तो शिवाजी का जो जन्म होता है वो 1627 में हुआ है, कहीं कहीं 1630 में हुआ है। शिवाजी के जो राजनैतिक गुरु हैं उनका नाम कोणदेव है और कोणदेव की मृत्यु जो है वो 1646 में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो शिवाजी का राजनैतिक जीवन प्रारंभ होता है, यानी 1646 में कोणदेव की मृत्यु होती है और 1647 में शिवाजी अपने जीवन का पहला राजनैतिक अभियान प्रारंभ करते हैं और किला जीतते हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात की जाए कि मराठों की मुगलों से पहली लड़ाई कब होती है, तो 1657 में मराठों की मुगलों से पहली लड़ाई होती है। उसके बाद अब एक प्रोपोगेंडा ये बनता है कि शिवाजी कहीं न कहीं बीजापुर को परेशान कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि दक्षिण में दो बड़े राज्य हैं, एक बीजापुर और दूसरा गोलकुंडा, और शिवाजी कहीं न कहीं बार बार बीजापुर को लूट रहे हैं, बीजापुर के सैनिकों को परेशान कर रहे हैं। तो बीजापुर के जो शासक हैं, ठीक, वो शिवाजी के पिता जो हैं शाहजी, उनको कैद कर लेते हैं। अब इससे शिवाजी बहुत व्याकुल होते हैं और शिवाजी मुगलों से संधि करके 5000 की मनसबदारी ले लेते हैं, जिसके चलते बीजापुर के शासक को उनके पिता को छोड़ना पड़ जाता है। और जो ही उनके पिताजी छूटते हैं, शिवाजी मुगलों से संधि अपनी तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अब बीजापुर काफ़ी परेशान है, तो बीजापुर शिवाजी की हत्या के लिए अफजल खान को भेजता है। ये 1659 की बात है। अफजल खान शिवाजी को मारने के लिए आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं शिवाजी उनसे ज़्यादा चालाक हैं और पहले से ही उसकी सारी स्कीम को पता कर लेते हैं। पूरी बातें हम बता चुके हैं। ठीक है, तो और कहीं न कहीं शिवाजी अफजल खान को अपने टेंट में बुलाते हैं और अफजल खान मारने का प्रयास करता है, शिवाजी मारने का प्रयास करते हैं और शिवाजी फाइनली अफजल खान को मार देते हैं। उसके जो सैनिक बाहर खड़े होते हैं, ठीक, वहां पर शिवाजी के सैनिक अटैक कर देते हैं और उन सैनिकों को भी मार दिया जाता है। तो अफजल खान की मृत्यु 1659, और इस अफजल खान की मृत्यु के बाद बीजापुर जो है काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। 1663 में औरंगजेब अपना दक्षिण का सूबेदार बनाकर अपने मामा शाइस्ता खां को भेजते हैं। ये घटना 1663 की है। 1663 में शाइस्ता खान आते हैं और शिवाजी के काफ़ी किले जीत लेते हैं। अब इससे शिवाजी को काफ़ी धक्का लगता है और शिवाजी इस बात का बदला लेने के लिए शाइस्ता खां के महल में रात में आ जाते हैं और शाइस्ता खां पर वार करते हैं, जिसमें शाइस्ता खान की 3 अंगुलियां कट जाती है। इससे डरकर शाइस्ता खां वापस भाग जाता है और औरंगजेब इससे नाराज होकर शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बना देता है। ठीक, ये घटना 1663 की है। अब बात करते हैं 1664 में। 1664 में शिवाजी महाराज सूरत पर आक्रमण करते हैं। ठीक, और सूरत पर आक्रमण करके सूरत को बहुत बुरी तरह लूट लेते हैं। कहा जाता है कि 6 दिन तक सूरत जलता रहता है। सूरत में बहुत बड़े स्तर पर नरसंहार होता है और एक बड़ी लूट को ये
कामयाब करते हैं, यानी शिवाजी कामयाब करते हैं। उसके बाद अब जब सूरत में लूट होती है तो इससे औरंगजेब काफ़ी परेशान होता है और सूरत में लूट के बाद औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजता है राजा जय सिंह को। ठीक, राजा जय सिंह दक्षिण के सूबेदार बनकर आते हैं और उसके बाद एक छोटा सा युद्ध होता है पुरंदर नामक किले में और पुरंदर की संधि होती है। ये घटना 1665 की है। 1665 में पुरंदर की संधि होती है, किसके बीच? तो राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच संधि होती है। शिवाजी को राजा जय सिंह समझाते हैं कि अगर आप औरंगजेब के ये पास जाएं, औरंगजेब से बात करें तो औरंगजेब आपको दक्षिण का एक बड़ा सूबेदार बना सकता है। औरंगजेब आपके साथ में एक बड़ी सेना दे सकता है जिसके साथ आप दक्षिण जा करके बीजापुर से लड़ सकते हैं, उसे जीत सकते हैं। तो एक बार जाइए, औरंगजेब से मिलिए, वो आपसे काफ़ी प्रभावित होगा। इन सब बातों को सुनकर शिवाजी को लगता है कि उन्हें औरंगजेब से मिलना चाहिए। अब इस बात को लेकर के और शिवाजी आते हैं अपने दरबार में भी लोगों से बात करते हैं और बात निकल के आती है कि ठीक है, आपको जाना चाहिए ताकि आप दक्षिण में राज्यों से कहीं ना कहीं अपने हम टैक्स ले सकें, औरंगजेब के राज्यों से हम टैक्स ले सकें। ये सारी बातों को सोच करके 1666 में शिवाजी अपनी माता जीजाबाई को अपने राज्य का संरक्षक बना करके आगरा की तरफ निकल जाते हैं। आगरा की तरफ जब आगरा में वो पहुंचते हैं शिवाजी, उस दिन औरंगजेब का जन्मदिन होता है। बहुत सारा उपहार लेकर के ये जाते हैं। रास्ते का इनको खर्चा, जाने का पूरा खर्चा औरंगजेब देता है, इनको एक शाही वस्त्र भिजवाता है। तो इससे शिवाजी को लगता है कि नहीं, औरंगजेब काफ़ी ज़्यादा उन्हें सम्मान देगा। लेकिन जब यहाँ वो पहुँचते हैं, जब औरंगजेब के दरबार में शिवाजी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सम्मान नहीं हुआ। ठीक, औरंगजेब के दरबार में पहुंचकर शिवाजी औरंगजेब को 3 बार सलामी ठोकते हैं और औरंगजेब अपने अर्दली को बुला करके कहता है कि इनको ले जा करके तीसरे दर्जे के जो लोग हैं उनमें खड़ा कर दिया जाए। इनको तीसरे दर्जे के लोगों के साथ खड़ा कर दिया जाता है। इतनी दूर उस समय से औरंगजेब इनसे है कि औरंगजेब इनको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इनके साथ खड़े होने वाले राम सिंह है। राम सिंह कौन है? तो ये जय सिंह के पुत्र हैं जिनको शिवाजी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जय सिंह ने सौंपी थी। ठीक, अब जय सिंह के साथ काफ़ी ऊंची आवाज़ में शिवाजी बात करने लगते हैं कि ये मुझे क्यों खड़ा किया गया, मेरे आगे कौन है, मेरे पीछे कौन है, मेरे दाएं कौन है, मेरे बाएं कौन है और मेरे आगे जो है मुझसे कहीं ज़्यादा कम है शक्ति के मामले में, कैसे लोगों को मेरे यहाँ से आगे कैसे खड़ा किया गया। तब ये शोर सुनकर औरंगजेब पूछता है कि क्या हुआ है। राम सिंह बड़ा अच्छा जवाब देते हैं। राम सिंह कहते हैं कि शेर जो है वो जंगल का जानवर है और यहाँ की गर्मी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, और माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि ये महाराज दक्कन से आए हैं और इनको शाही घराने की दरबार की रीत रिवाज नहीं पता है, इसलिए इनको माफ़ किया जाए। औरंगजेब कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, इनको बगल वाले कमरे में ले जाकर इत्र का छिड़काव करिए और दरबार खत्म होने का इंतजार न करिए, इनके रहने वाले स्थान पर इनको पहुंचा दिया जाए। ठीक, बगल वाले कमरे में इनको ले जाया जाता है और उसके बाद इनका जो स्थान होता है रहने का जयपुर सराय में इनको पहुंचा दिया जाता है, जो कि आगरा शहर से बाहर की तरफ था। वहां पर जो ही शिवाजी पहुंचते हैं वहां पर सेना भेज दी जाती है और उस सेना ने कहीं ना कहीं शिवाजी को कैद कर लिया। अब ये बात शिवाजी को पता चल गई है कि वो कैद हो चुके हैं और बड़े अच्छे ढंग से कहीं ना कहीं कूटनीति से, राजनीति से और अपने चातुर्य से शिवाजी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है 1668 की। 1600 जब यहाँ से भाग करके चले जाते हैं, 1666 दिसंबर महीने में ही ये पहुँच जाते हैं महाराष्ट्र। अब 1600 फिर उसके बाद ये सारी संधियाँ तोड़ करके, यानी अब तो कोई बात ही नहीं थी, उन्होंने कैद किया था तो बहुत चीज़ें तेज़ी से करने लगते हैं। लेकिन 1668 का समय है, 1668 का समय है, औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बना देता है यशवंत सिंह को। अब यशवंत सिंह कहीं ना कहीं शिवाजी और औरंगजेब से संधि करा देते हैं। ये औरंगजेब और शिवाजी की संधि जो हुई थी ये 1668 में हुई थी और इसी संधि के अंतर्गत औरंगजेब ने शिवाजी को राजा मान लिया, मराठा साम्राज्य का राजा मान लिया और बरार का जो जागीर है वो शिवाजी को क्या कर दिया, दे दिया गया। ठीक, अब बरार की जागीर शिवाजी को दे दी जाती है और शिवाजी को दक्षिण का यानी कि राजा मान लिया जाता है मराठा का, और मराठे वादा करते हैं औरंगजेब से कि जब भी आप दक्षिण में आक्रमण करेंगे, दक्षिण में हम आपका क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। लेकिन ये संधि बहुत दिन तक नहीं चलती है और कुछ ही दिन में ये जो संधि है ये टूट जाती है। ठीक,
क्यों टूटती है इसका एक कारण है। कारण यह है कि जो औरंगजेब का पुत्र है, जिसका नाम जो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठेगा, वो जो है वो औरंगजेब को लगता है वो दक्कन में आकर रहने लगा है। तो औरंगजेब को ये लग रहा है कि कहीं शिवाजी मेरे पुत्र के साथ मिलकर कोई ऐसी चाल तो नहीं चल रहे हैं जिससे मुझे सत्ता से बाहर कर दिया जाए। इसलिए ये बातें सोच करके वो काफी घबरा जाता है। औरंगजेब घबरा जाता है और वो संधियां तोड़ देता है। वो बरार की जागीर जो शिवाजी को दिया था उसे वापस ले लेता है। इन सबसे शिवाजी को काफी क्रोध आता है और शिवाजी 68 में ही बहुत सारे किलों को लूटते हैं। 70 में 1670 में बहुत सारे किलों को लूटते हैं और 1670 में ही दोबारा सूरत को लूट लेते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार जब सूरत को लूटा गया था वो समय 1664 था और उसी के बाद राजा जय सिंह को भेजा गया था दक्षिण में सूबेदार बनाकर। आगे बढ़ते हैं। 1674 में शिवाजी अपना राज्याभिषेक करते हैं। पहला राज्याभिषेक होता है, लेकिन उसी के कुछ दिन बाद उनकी मां की मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी को ऐसा लगता है कि ये जो राज्याभिषेक है अशुभ है। तो शिवाजी फिर से दूसरी बार फिर से अपना राज्याभिषेक 1674 में ही करवाते हैं। इस बार तांत्रिक विधि विधान से वो अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद 1674 में ही सोयराबाई को महारानी का खिताब दिया जाता है शिवाजी द्वारा। 1674 में ही जो संभाजी हैं यानी शिवाजी के जो पुत्र हैं उन्हें युवराज का खिताब दिया जाता है, उन्हें युवराज बना दिया जाता है। 1680 में जो शिवाजी के दूसरे पुत्र हैं राजा राम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवाजी की कुल 8 पत्नियां हैं और शिवाजी की 8 पत्नियों से 2 पुत्र हैं। ठीक है। तो 2 पुत्र उत्तराधिकार के युद्ध में कहीं ना कहीं हैं, लेकिन दोनों के एज में काफी अंतर है। जब शिवाजी की मृत्यु 1680 में हो रही है उस समय जो एक राजा राम है उनकी आयु मात्र 10 वर्ष है और उसी 1680 में राजा राम की क्या होती है तो शादी होती है। राजा राम की शादी के कुछ ही हफ्ते बाद शिवाजी की क्या हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है। कहा यह भी जाता है कुछ इतिहासकारों द्वारा कि शिवाजी को उनके ही पत्नी ने क्या दे दिया था तो जहर दे दिया था। कुछ लोग इतिहासकारों का मानना है, लेकिन अब कितना सत्य है कितना नहीं ये नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और जैसा कि सबको पता था कि शिवाजी के मृत्यु के बाद एक उत्तराधिकार का युद्ध चलेगा। तो उत्तराधिकार का युद्ध जो होता है वो चलता है किसके बीच, तो एक तरफ है सोयराबाई यानी शिवाजी की दूसरी पत्नी और एक तरफ है संभाजी यानी शिवाजी के दूसरी पत्नी के पुत्र। ठीक है। तो इन दोनों लोगों में कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी होती है और आपसी सत्ता का युद्ध चलता है। सत्ता के युद्ध में कहीं ना कहीं संभाजी जीत जाते हैं और सोयराबाई को विष दे देते हैं। यह भी विवाद का विषय, कुछ इतिहासकार इसे सही मानते हैं, कुछ इतिहासकार इसे गलत मानते हैं। फिर क्या होता है तो 1681 में जाकर के संभाजी क्या होते हैं तो गद्दी पर बैठ जाते हैं। ठीक है। और 1689 में संभाजी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1681 से लेकर के 1689 तक संभाजी गद्दी पर बैठे रहते हैं और इस दौरान वो काफी अपने राज्य का विस्तार करते हैं। लेकिन 1689 में उनकी मृत्यु कैसे हो जाती है तो संभाजी के ही एक मित्र हैं और उनके साले हैं कहा जाता है, तो वो संभाजी को से गद्दारी करते हैं और एक मंदिर में जब वो 200 सैनिकों के साथ ही अपना डेरा जमाए हुए थे, उस समय महाराष्ट्र के एक मंदिर था, तो वहां पर जब डेरा जमाए हुए थे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा महाराष्ट्र के उस मंदिर का क्या नाम था, क्योंकि ये बातें हम पिछले क्लासों में बता चुके हैं। और किसने धोखा दिया था शिवाजी को ये भी बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो उसी में एक नए रास्ते से, छोटे रास्ते से जो सिर्फ मराठों को ही पता है, उस रास्ते से मुगलों की 5000 की फौज आती है और उस समय से संभाजी को पकड़ लिया जाता है और संभाजी की बहुत बुरी मौत दी जाती है। संभाजी को और संभाजी के एक मित्र है कवि कलश और उनके साथ कहा जाता है कि बहुत सारे सेनापति, 8 सेनापति भी हैं, उन लोगों को पकड़ लिया जाता है और संभाजी की आंखें निकाली जाती हैं, हाथ काटे जाते हैं, नाक काटा जाता है, कान काटा जाता है, पैर काटा जाता है और एक दिन उन्हें मार करके फेंक दिया जाता है। इसके बाद जब संभाजी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो संभाजी के जो पुत्र हैं उनको क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। कौन है तो शाहू जी महाराज। शाहू जी महाराज को 1689 में कैद करके औरंगजेब के दरबार में भेज दिया जाता है। औरंगजेब उनको अपने का पुत्र की तरह ही मानता है। कहा जाता है कि औरंगजेब उन्हें अपने पुत्र की तरह प्यार करता है, लेकिन औरंगजेब कभी नहीं ये चाहता है कि उनको किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा दीक्षा मिल सके जिससे वो कभी मराठा साम्राज्य में अगर जाए तो अपने राज्य को चला सकें, लेकिन मानता बहुत ज्यादा है, अपने पुत्र की तरह ही उन्हें स्नेह करता है। कहा जाता है कि वो उन्हें कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का दिलवाना चाहता था, लेकिन औरंगजेब की जो पुत्री थी उन्होंने कहा कि नहीं, ये सही नहीं होगा। ठीक है। तो उस छोटे से बच्चे जो 7 से 8 साल के बीच का है शाहू जी, वो औरंगजेब के कब्जे में रहता है और कब तक कब्जे रहता है तो 1689 से लेकर के 1707 तक वो औरंगजेब के कब्जे में रहता है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो औरंगजेब का जो बेटा है जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम है, वो क्या करता है तो वो शाहू जी महाराज को छोड़ देता है, जिस शाहू जी महाराज को आज हमें पढ़ना है। ठीक है। अब क्या हुआ तो यहाँ पर संभाजी को मार दिया गया और शाहू जी महाराज को कैद कर लिया गया। अब गद्दी पर कौन बैठेगा तो गद्दी पर अब 1689 में,
ठीक है। 1689 में एक गद्दी पर बैठते हैं राजा राम। राजा राम कौन है? जिनकी इस शादी के बाद 1680 में जिनकी शादी के बाद के कुछ ही हफ्ते बाद शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी के दूसरे पुत्र हैं, क्या किसके लड़के हैं? तो सोयराबाई के लड़के हैं, ठीक है। सोयराबाई के लड़के राजा राम गद्दी पर बैठते हैं। कब बैठते हैं? तो 1689 में गद्दी पर बैठ जाते हैं। 1689 से कब तक ये राज्य करते हैं? तो 1700 तक राज्य करते हैं। क्यों 1700 तक ही? क्योंकि 1700 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लगातार इनको औरंगजेब परेशान करता रहता है, भगाता रहता है और कहीं ना कहीं भागते 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 ही इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब इनकी मृत्यु हो गई कब? 1700 में इनकी मृत्यु हो गई। अब उत्तराधिकारी कौन है? कौन गद्दी पर बैठेगा? क्यों? क्योंकि साहू जी महाराज वहां कैद में है, मुगलों की कैद में है, ठीक। संभाजी की मृत्यु हो चुकी है, राजा राम की मृत्यु हो चुकी है, तो गद्दी पर कौन बैठेगा? तो गद्दी पर उस समय 4 साल का बालक बैठता है। किसका पुत्र है? तो ये राजा राम का पुत्र है, जिसका नाम शिवाजी द्वितीय है, ठीक है। तो 4 साल का बालक गद्दी पर बैठता है, लेकिन उसकी संरक्षिका कौन बनती है? तो राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई उसकी संरक्षिका बन जाती है। अब ताराबाई राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका है और पूरे राज्य कार्य का शासन चलाती हैं। कब से कब तक चलाती हैं? तो 1700 से लेकर 1707 तक चलाती हैं। ये राज्यकार्य का शासन चलाना आसान नहीं था, ये एक योग्य व्यक्ति ही कर सकता था, क्योंकि उस समय भारत पर औरंगजेब का शासन काल है। अब औरंगजेब का शासन मतलब समझ लीजिएगा, उस समय विश्व की सबसे बड़ी ताकत है, उस समय विश्व की सबसे बड़ी सेना है, उस समय विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, उस समय विश्व का सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्य है। उन सब से निपटना ये कोई मामूली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ताराबाई का जो नेतृत्व है वो काफी मजबूत है, काफी स्ट्रांग है। लेकिन अब एक कहानी में ट्विस्ट होता है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? तो कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि अब गद्दी पर 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 पर मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और मुगलिया सल्तनत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों में क्या हो जाता है? तो उत्तराधिकार का युद्ध चलता है। उनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चलता है और उत्तराधिकार के युद्ध में कौन जीतता है? तो उत्तराधिकार के युद्ध में जीतते हैं बहादुर शाह प्रथम। और बहादुर शाह प्रथम जब उत्तराधिकार के युद्ध में जीतते हैं तो वो हर वर्ग के लोगों को खुश करना चाहते हैं। वो मराठों को खुश करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं राजपूतों को खुश करना चाहते हैं, जाट और रोहिल्लों को खुश करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं, सबको कहीं ना कहीं खुश करते हैं। लेकिन एक दिक्कत ये होती है कि वो जो साहू जी महाराज उनके राज्य में कैद हैं, उनको वो ले जाकर के उनको छोड़ देते हैं कि आप जाइए दक्षिण में और अपने साम्राज्य की मांग करिए। कारण ये था कि वो नहीं चाहते कि हम मराठों से लड़ें। उन्हें ये लगा कि ये जो जिनका कार्य है, हम अगर साहू जी महाराज को छोड़ देंगे, ये जाएंगे अपना राज्य मांगेंगे, तो मराठों में स्वयं ही युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, मराठों में स्वयं ही युद्ध होने लगेगा। मुझे युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और होता भी वैसा है कि वहां से जब आते हैं, कौन आता है? साहू जी महाराज जब आके अपना राज्य मांगते हैं तो उनसे मिलने के लिए आते हैं बालाजी विश्वनाथ, और बालाजी विश्वनाथ उनसे क्या होते हैं? मिलते हैं। और कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि हाँ, साहू जी में वो दमखम है, और ये ताराबाई का साथ छोड़ करके, सारे लोग ताराबाई का साथ छोड़ करके साहू जी महाराज का साथ देते हैं। और 1707 में ही खेड़ा का युद्ध होता है, जिसमें 2 दल लड़ते हैं। एक तरफ ताराबाई का दल है, एक तरफ साहू जी का दल है। दोनों दल लड़ते हैं और फाइनली कौन जीत जाता है? तो साहू जी महाराज जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जाधव हैं, जो सेनापति हैं तारा देवी के, वो कहीं ना कहीं आकर के इन्हीं की तरफ मिल जाते हैं और तारा देवी को सारे लोग छोड़ देते हैं एक तरह से। तो तारा देवी अपने सारे समर्थकों को लेकर के दूसरे किले में जाकर के शरण लेती हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा किला था जिसमें तारा देवी जाकर के शरण ली थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? तो तारा देवी हट गई। अब रास्ते में अब कोई नहीं है, अब साम्राज्य के इर्द गिर्द कोई नहीं है। अब शासन सत्ता चलाना है किसको? तो साहू जी महाराज को। और साहू जी महाराज शासन सत्ता चलाते हैं। कहा जाता है कि शासन सत्ता धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ती है और साहू जी के जो दाहिने हाथ के तौर पे कार्य करते हैं वो है बालाजी विश्वनाथ। तो 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा का पद दे दिया जाता है। बालाजी विश्वनाथ जो है वो 6वें पेशवा हैं। इनसे पहले 5 और पेशवा लोग बन चुके हैं, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद से जो पेशवा की पदवी है ये वंशानुगत हो जाती है। और बालाजी विश्वनाथ जब 1720 में मरते हैं तो उसके बाद उनके बेटे आ जाते हैं, जिनका नाम क्या है? तो बाजीराव आ जाते हैं। ठीक, बाजीराव शासन करते हैं। तो बाजीराव भी अब 1720 से लेकर के 1740 तक शासन करेंगे। और इस दौरान कहीं ना कहीं जो मराठा साम्राज्य के जो शक्ति है, साहू जी महाराज, उनकी शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, वो अपने में ही सिमट के रह जाते हैं। और पूरा शासन व्यवस्था कौन चलाते हैं? तो पेशवा चलाते हैं। जब 1740 में इनकी मृत्यु होती है बालाजी विश्वनाथ की,
बाजीराव की, उसके बाद उनका पुत्र नाना साहब राजा बनते हैं। नाना साहब 1740 से लेकर 1761 तक शासन करते हैं। 1761 का में युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध, और उस युद्ध में विश्वास राव की मृत्यु हो जाती है, सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि उस समय 2 मोती 17 स्वर्ण और तांबे और कांसे की गिनती ही नहीं कितने लोग इस मातृभूमि के लिए समा गए। कहा तो 1761 में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। नाना साहब की भी मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं हम साहू जी महाराज की कैसे, किस प्रकार से साहू जी महाराज गद्दी पर बैठे और किस प्रकार से साहू जी महाराज ने अपना साम्राज्य को आगे बढ़ाया, किस प्रकार से साहू जी महाराज का साथ बालाजी विश्वनाथ ने दिया, किस प्रकार से ताराबाई को समाप्त करने के लिए बालाजी विश्वनाथ ने राजा राम की दूसरी पत्नी को और संभाजी द्वितीय को उठा करके राजा बना दिया कोल्हापुर का, और किस प्रकार से ये पूरी शासन व्यवस्था साहू जी महाराज के शासनकाल में मराठा अपने चरम पर किस प्रकार पहुंचे। अगर देखा जाए तो 1760 तक मराठों ने अफगानिस्तान से लेकर के उड़ीसा तक यानी अटक से लेकर के कटक तक का पूरा इलाका जीत लिया था और लगभग पूरा भारत इनके कब्जे में था। लेकिन 1760 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, उस पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये नहीं बताया कि दिल्ली पर कौन शासन करेगा, बल्कि उस पानीपत के तृतीय युद्ध ने ये बताया कि दिल्ली पर शासन कौन नहीं करेगा। और क्योंकि अहमद शाह अब्दाली सब कुछ आकर के लूट कर, उसका उद्देश्य लूटना नहीं था कि किसी प्रकार से अपने शासन सत्ता को स्थापित करना था। और आता है कुछ दिन बाद वहां पर विद्रोह होने लगते हैं तो वहां पर वो वापस चला जाता है, लौट जाता है। और कहीं न कहीं एक बार इधर पूरी चीजें आकर के बिगड़ रही हैं, यानी अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान चला गया, मराठे महाराष्ट्र तक सिमट गए और पूरा भारत खाली हो गया। अब पूरे खाली भारत पर शासन कौन करेगा, ये सबसे बड़ी समस्या थी कि भारत पर शासन कौन करेगा। और 1764 के बक्सर के युद्ध ने ये बता दिया कि भारत पर शासन कौन करेगा। अब भारत पर शासन कौन करेगा, तो अंग्रेज 1764 में भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेज आ गए थे। तो आज हम छत्रपति साहू जी महाराज से फिर से इन बातों को शुरू करेंगे। लेकिन आज छत्रपति साहू जी महाराज को समझने के लिए बहुत सारी कड़ियों को, मुगलिया सल्तनत के कड़ियों को फिर से यहाँ कहीं ना कहीं जोड़ना होगा। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में। तो छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म 18 मई को हुआ था। ठीक, 18 मई 1682 को गांगुली नामक गांव में हुआ था। ठीक, साहू जी महाराज का जन्म कहाँ हो रहा है, तो 18 मई 1682 को गांगुली नामक गांव में हुआ था। ठीक, 1689 में साहू जी महाराज के पिताजी को मार दिया जाता है और 1689 में ही इनके पिता की एक तरफ हत्या हो रही है और दूसरी तरफ जुल्फिकार नामक एक सेनापति ने साहू जी महाराज को कैद करके औरंगजेब के सामने पेश कर दिया। और लगभग 1689 से लेकर 1707 तक ये औरंगजेब के ही यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से लेकर जवानी तक ये औरंगजेब के शासन काल में ही रहे, यानी 1689 से लेकर 1707 तक ये औरंगजेब के ही कैद में रहे या इस साथ रहे। कैद तो नहीं, कोई जेल नहीं था, वो काफ़ी औरंगजेब इन्हें प्रेम करता था, पुत्र की तरह पुत्रवत व्यवहार करता था। तो 8 साल के जब ये थे तब इनको कैद किया गया, औरंगजेब के साथ रखा गया। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने इनको छोड़ दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। राजा राम 12 जनवरी 1708 17, ठीक है। निधन 15 दिसंबर, ठीक। इनका जो मृत्यु है, छत्रपति साहू जी महाराज की जो मृत्यु है ये क्या है, 15 दिसंबर 1749 रंगमहल सतारा में होती है। महाराष्ट्र में ही है सतारा, ठीक है। और सतारा में होती है 1749 में रंगमहल में सतारा में। किनका निधन, छत्रपति साहू जी महाराज का। साहू जी महाराज का जो जन्म है वो 1682 गांगुली गांव में
कैद हुए 1689, ठीक। कब छोड़े गए? 1707। 1707 में ही युद्ध होता है, ठीक। और 1707-8 में ये राजा बन जाते हैं। 12 जनवरी 1708 में कहा जाता है राजा बनते हैं। और मरते कब हैं? तो 15 दिसंबर 1749 में रंगमहल सतारा में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक। 1707-8 से लेकर 15 दिसंबर 1749 तक साहू जी महाराज शासन करते हैं। यानी इनका शासनकाल आप देख सकते हैं काफी लंबा है। 1707 से या 8 से लेकर के 1749 तक साहू जी महाराज शासन करते हैं। तो आइए साहू जी महाराज के पूरे शासनकाल को देखा जाए आज, ठीक है। तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने एक और उपलब्धि प्राप्त की। अब ध्यान रखिएगा, ये वो समय है, 1719 वो समय है जब 1713 में बालाजी विश्वनाथ को बना दिया गया है, क्या? पेशवा बना दिया गया है। 1713 में क्या बना दिया गया है? बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया है। अब पेशवा यानी बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पावर बालाजी विश्वनाथ को दी गई। बालाजी विश्वनाथ कौन है? कान्हा जी अंगरिया जो हैं उनके कहीं न कहीं दाहिने हाथ थे बालाजी विश्वनाथ। कान्हा जी अंगरिया सेनापति थे। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति किसके साथ हुई? कान्हा जी अंगरिया के यहाँ हुई। कान्हा जी अंगरिया ने बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति की। लेकिन जब कान्हा जी अंगरिया की मृत्यु होती है तब बालाजी विश्वनाथ का कद धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और ये बात कान्हा जी अंगरिया के पुत्र को सही नहीं लगती है। उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं बालाजी विश्वनाथ के कद को, इनके शक्ति को कम करना है, और वो कहीं ना कहीं जाकर के ताराबाई से मिल जाते हैं। चलिए आगे स्टोरी में बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने एक और उपलब्धि प्राप्त की। उन्होंने मुगल मराठा संधि की उस समय सत्ता पर काबिज सैयद बंधु से। ध्यान रखिए 1719 में जो अगर हम बात करें कि बालाजी विश्वनाथ कौन है, तो आप जानते हैं बाजीराव के पिता है। बाजीराव के पिता 1713 से लेकर के 1720 तक ये मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। 1713 से लेकर के 1720 तक। 1713 में इन्हें पेशवा बनाया गया। ये चौथे पेशवा थे, तो छठवें पेशवा थे। लेकिन मराठा साम्राज्य के अगर द्वितीय संस्थापक भी इनको कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, वैसे तो बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य थे, तारा देवी को सत्ता से हटाना, ठीक, शाहू जी महाराज को सत्ता में लाना, मुगलिया सल्तनत को कहीं ना कहीं टक्कर देना, लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था तो वो था 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने कहीं ना कहीं संधि कर ली। किससे संधि कर ली? तो मुगलों से संधि कर ली। संधि किससे हो गई? मुगलों से हो गई। क्या हुआ मुगलों से जब संधि हुई? तो 1719 में बालाजी विश्वनाथ ने संधि कर ली। तो क्यों संधि हुई? मुगलों से संधि का कारण क्या था? अब इस बात को थोड़ा सा अच्छे से हम लोग समझेंगे इस चार्ट के माध्यम से, ठीक। ध्यान दीजिएगा, जब औरंगजेब मरता है तो उसके कई सारे पुत्र हैं। कुछ पुत्र औरंगजेब की मृत्यु से पहले ही मर भी चुके हैं। कई सारे पुत्र हैं। उन सारे पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। औरंगजेब के बहुत सारे पुत्र हैं, उन कई सारे पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। और एक पुत्र जिसका नाम मुअज्जम है, ठीक, मुअज्जम जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठेगा, ठीक। तो जो पुत्र मुअज्जम है वो मुअज्जम गद्दी पर बैठ जाता है, उत्तराधिकार के युद्ध में जीत जाता है। ध्यान दीजिएगा, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। 1707 में मुगलिया सल्तनत में उत्तराधिकार का युद्ध चलता है और औरंगजेब का एक पुत्र जिसका नाम मुअज्जम है वो क्या किया? वो जीत गया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, उस मुअज्जम के 4 पुत्र हैं। कौन कौन है? तो जहांदार शाह है, अजीम मुशान है, रफी उस्मान है, जहान शान है, ठीक। ये 4 पुत्र हैं किसके? मुअज्जम के। और जब मुअज्जम की मृत्यु होती है, ठीक, क्या हो रही है? मुअज्जम की जब मृत्यु हो रही है तब इन सब में उत्तराधिकार का युद्ध चलने लगता है। इन चारों में उत्तराधिकार का युद्ध क्या होता है? चलने लगता है। तो ये उत्तराधिकार का युद्ध जहांदार शाह जीतते हैं, ठीक। पहले औरंगजेब राजा है, औरंगजेब के बाद उसका पुत्र मुअज्जम राजा हुआ,
अब मुअज्जम के बाद भी उसके कई सारे पुत्र हैं, लेकिन उनमें से जहांदार शाह राजा हुआ। जहांदार शाह ने बाकी अपने भाइयों को क्या किया, तो मार दिया। जहांदार शाह राजा बना, उत्तराधिकार का युद्ध जीता जहांदार शाह, और अपने भाई अजीम उस मुशान को मार दिया, रफी उस समान को मार दिया, जहान शाह को मार दिया। इन सारे भाइयों को कत्ल कर दिया किसने, जहांदार शाह ने। ठीक। अब अजीम मुशान का पुत्र है फर्रुखशियर। ध्यान दीजिएगा, जब जहांदार शाह अजीम मुशान को मार रहा था तो फर्रुखशियर किसी तरह से निकल करके भाग जाता है, बंगाल की तरफ भागता है। और जहांदार शाह उतना ध्यान नहीं देता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसको मारना है। ठीक है, तो अपने तीनों भाइयों को मार रहा है, अजीम मुशान, रफी उस समान, जहान शाह, सबको मारता है। तो पहले अगर बात करें 1657 में भी उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। औरंगजेब, दारा सिको, शाह सूजा, ठीक, इनमें उत्तराधिकार का युद्ध हुआ जिसमें औरंगजेब जीता। उसने अपने पिता को कैदी बनाया, बंदी बनाया, अपने भाई दारा सिको को मार दिया, अपने भाई शाह सूजा को मरवा दिया। बहुत सारी घटनाएं हुई। तो उस उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जीता। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो उसमें बहादुर शाह या मुअज्जम जीता। अब मुअज्जम के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तब जहांदार शाह जीता, और जहांदार शाह अपने सारे भाइयों को क्या करता है, मरवा देता है। अब अजीम उस शान जो हैं उनका एक पुत्र है फर्रुखशियर, जो किसी तरह से बच के निकल के भाग जाता है। ध्यान दीजिएगा, अब फर्रुखशियर भाग करके आता है बंगाल और कहीं ना कहीं इलाहाबाद। इलाहाबाद के दो लोग हैं, उनसे सैयद बंधु जिन्हें कहा जाता है, सैयद बंधु से फर्रुखशियर सहायता लेता है। ठीक, सैयद बंधु से फर्रुखशियर क्या लेता है, सहायता लेता है कि मुझे सहायता दीजिए, मुझे अपने ही चाचा जिनका नाम जहांदार शाह है उनको मारना है। फर्रुखशियर किसका पुत्र है, अजीम मुशान का पुत्र है। अजीम मुशान किसका पुत्र है, बहादुर शाह का पुत्र है। बहादुर शाह किसका पुत्र है, औरंगजेब का पुत्र है। ठीक, तो अजीम मुशान को मार दिया किसने, जहांदार शाह, और राजा बन गया। अब अजीम मुशान का पुत्र फर्रुखशियर भाग करके आया और दो सैयद बंधु जो इलाहाबाद के हैं उनसे क्या लिया, सहयोग लिया, और सहयोग लेकर के क्या किया, तो सहयोग लेकर के जहांदार शाह पर आक्रमण कर दिया, और जहांदार शाह को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। किसके द्वारा मार दिया गया, सैयद बंधुओं द्वारा मार दिया गया। क्या नाम था सैयद बंधुओं का, तो अब्दुल्ला और हुसैन अली। क्या नाम है सैयद बंधुओं का, अब्दुल्ला और हुसैन अली, दो सैयद बंधु हैं। ठीक है, ये दोनों लोग मिलकर के शासन सत्ता चला। तो अभी यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अब्दुल्ला हैं यानी कि फर्रुखशियर को कहीं ना कहीं राज्य से निकाल दिया जाता है। फर्रुखशियर भाग जाता है, क्यों, क्योंकि जहांदार शाह जो हैं वो राजा बन जाते हैं, और जहांदार शाह राजा बन करके फर्रुखशियर के पिता को मार देते हैं, और फर्रुखशियर भाग करके पूरब में आता है अपनी सेना स्थापित करने के लिए, और इलाहाबाद से सैयद बंधुओं से मदद प्राप्त करता है। अब सैयद बंधु फर्रुखशियर को मदद देते हैं, आक्रमण करते हैं और जहांदार शाह की हत्या कर देते हैं। ठीक, जहांदार शाह मारा गया। क्लियर। अब ये जो दो ये सैयद बंधु हैं कौन कौन है, अब्दुल्ला और हुसैन अली। क्लियर है ये बातें। ठीक, लेकिन अब धीरे धीरे शासन सत्ता में ये जो अब्दुल्ला और हुसैन अली हैं यही शासन सत्ता को चलाने लगते हैं। फर्रुखशियर मात्र एक कठपुतली बन के रह जाते हैं। फर्रुखशियर ने किसी बाहरी व्यक्ति को अपनी राज सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया, और फाइनली क्या हुआ, राज सत्ता में वो कठपुतली बन गए। फर्रुखशियर राज सत्ता में क्या बन गए, कठपुतली बन गए। और अब राज्य को कौन चला रहा है, तो अब राज्य को यही अब्दुल्ला और हुसैन अली चला रहे हैं। तो फर्रुखशियर क्या सोचते हैं, अब फर्रुखशियर ये सोच रहे हैं, फर्रुखशियर बादशाह हैं लेकिन उनकी चल कुछ नहीं रही है। क्यों, क्योंकि अब्दुल्ला वित्त मंत्री बन गया, यानी उस समय के वजीर बन गया, वित्त प्रभारी। ठीक, और जो हुसैन अली है वो मीर बख्शी बन गया, यानी उस समय का सैन्य प्रमुख। ठीक है, एक वित्त मंत्री बन गया और दूसरा सेना का प्रमुख बन गया। और दो जो सरकार के अभिन्न अंग हैं, एक पैसा और दूसरी शक्ति, वो दोनों किसके कब्जे में हो गया, तो सैयद बंधुओं के, अब्दुल्ला और हुसैन अली के कब्जे में हो गया। तो अब कठपुतली कौन हो गया, कठपुतली हो गया फर्रुखशियर। तो अब फर्रुखशियर को ऐसा लगा कि हम इन दोनों को इस्तेमाल किए,
अपने चाचा जहांदार शाह को मारने के लिए। लेकिन आज के समय में तो कहीं ना कहीं उल्टा हो गया कि आज हम कठपुतली हैं और ये दोनों मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक नीति बनाते हैं फर्रुखसियर, कुछ प्लान सोचते हैं, अपने अधिकारियों से वार्तालाप करते हैं कि कुछ ऐसा करिए। अब वो सेना की सहायता भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि सेना के प्रमुख कौन है? मीर बख्शी हुसैन अली हैं और उनके पास धन की भी कमी है, क्योंकि अगर धन रहता तो बाहर से और सेना ले सकते हैं, शक्ति और खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास धन की भी कमी है। क्यों? क्योंकि जो वित्त मंत्री हैं वो अब्दुल्ला हैं। तो दोनों शक्तियां फर्रुखसियर के कब्जे में नहीं है। तो फर्रुखसियर कहीं ना कहीं एक प्लान बनाते हैं। वो प्लान ये बनाते हैं कि अगर इन दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाए तो इनको मारा जा सकता है। तो इस प्लान के तहत दोनों भाइयों को अलग कर दिया जाता है। एक को दक्कन भेज दिया जाता है और एक को आगरा। ठीक, एक को आगरा में नियुक्त कर दिया गया, एक को दक्कन भेज दिया गया। और अब प्लान किया जाता है कि इनको कैसे मारा जाए। किसको मारने की बात हो रही है? सैयद बंधुओं को मारने की बात हो रही है। कौन प्लान कर रहा है? फर्रुखसियर प्लान कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बात सैयद भाइयों को पता चल जाती है कि ये हम लोगों को अलग करके, हमारा शक्ति विभाजन करके और हमको कहीं ना कहीं अब मारना चाह रहे हैं। तो अब ये सैयद बंधु क्या करते हैं? तो ये सैयद बंधु मराठाओं से सहायता मांगते हैं। तो उस समय ये जो समय काल है, ये कौन सा है? ये समय 1619 वाला समय काल है। ठीक, और 1619 वाले समय काल में ये मराठों से सहायता मांगते हैं। 15,000 घुड़सवार मराठों से मांगा जाता है। और उस समय मराठा राजा कौन है? ठीक, मराठा राजा कौन है? तो साहू जी महाराज उस समय मराठा राजा हैं। ठीक, और पेशवा कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ उस समय क्या है? पेशवा है। ठीक, तो अब मराठाओं से मदद ली जाती है और ये जो संधि है, अब मराठा इस संधि के लिए एकदम तैयार है, एकदम तैयार खड़े हैं कि हाँ हम सहायता करेंगे। लेकिन उसके लिए मराठे कुछ शर्त रखते हैं। वो सारी शर्तें ये सैयद बंधु मान लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो संधि हो रही है मराठों और मुगलिया सल्तनत के बीच जो संधि हो रही है, वो संधि अब्दुल्ला और हुसैन अली कर रहे हैं। वो कोई मुगलिया बादशाह नहीं कर रहा है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। वो अब्दुल्ला और हुसैन अली कर रहे हैं किस बिहेव पर? कि अगर मराठा मेरा सहायता दें और उस सहायता में फर्रुखसियर मारा जाएगा तब ये संधि कारगर होगी। अगर फर्रुखसियर नहीं मारा जाता और कहीं ना कहीं मराठे हार जाते या अब्दुल्ला या हुसैन अली मार दिए जाते तो ये संधि नहीं होती। तो क्या हुआ? अब्दुल्ला और हुसैन अली ने मराठों से सहायता मांगी। किस लिए? फर्रुखसियर को राजगद्दी से हटाने के लिए। क्यों फर्रुखसियर को राजगद्दी से हटाना चाहते हैं? क्योंकि बनाए भी तो वही हैं। तो हटाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि फर्रुखसियर उनको मारना चाहता है, अब्दुल्ला और हुसैन अली को। और फर्रुखसियर अब्दुल्ला और हुसैन अली को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि अपने ही राज्य में, अपने ही द्वारा पूर्वजों द्वारा बनाए गए साम्राज्य में फर्रुखसियर कठपुतली की तरह शासन कर रहा है। उसके हाथ में कोई शक्ति ही नहीं है, इसलिए वो शक्ति प्राप्त करना चाहता है। और शक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब अब्दुल्ला और हुसैन अली को मारा जाए। तो फर्रुखसियर इन दोनों को मारना चाहता है, ये दोनों फर्रुखसियर को मारना चाहते हैं। तो ये दोनों सहायता लेते हैं किससे? विश्वनाथ से, बालाजी विश्वनाथ से, जो पेशवा है मराठा साम्राज्य के, और राजा है कौन? साहू जी महाराज। तो वो संधि के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन? बालाजी विश्वनाथ तैयार है कि ठीक है, हम 15,000 घुड़सवार आपको देंगे और बदले में हम 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूलेंगे। बदले में जो साहू जी महाराज हैं, इनके परिवार वाले अभी भी आपके कब्जे में हैं, उनको क्या कर दीजिए? छोड़ दीजिए। ठीक, तो बहुत सारे संधि समझौते होंगे, आगे हम इनको पढ़ेंगे, बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक की घटना समझे आप कि तो फाइनली मराठे इनका सहयोग देते हैं, अब्दुल्ला और हुसैन अली की, हुसैन अली का। और फर्रुखसियर को क्या कर दिया जाता है? तो मार दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्रुखसियर को मार दिया गया। फर्रुखसियर को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब फिर से एक बार थोड़ी सी नजर दौड़ाइएगा। 1657 में उत्तराधिकार का युद्ध, औरंगजेब ने अपने सारे भाइयों को मारते हुए राजगद्दी हासिल की। 1657 से लेकर 1707 तक औरंगजेब शासन किया। 1707 में जब औरंगजेब मरा, फिर से उत्तराधिकार का युद्ध, फिर से एक
घोर युद्ध चला और उस युद्ध में मुअज्जम जीता, यानी बहादुर शाह जीता। बहादुर शाह प्रथम ने अपने सारे भाइयों को मारते हुए शासन सत्ता हासिल किया। बहादुर शाह जब मर गया, उसके बाद उसके चारों भाइयों, उसके चारों लड़कों में उत्तराधिकार का युद्ध, और उस उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार शाह जीता। ठीक, अब जहांदार शाह के खिलाफ फर्रुखसियर साजिश करने लगा। क्यों? क्योंकि फर्रुखसियर के पिता अजीम उस शान को जहांदार शाह ने ही क्या कर दिया था, मार दिया था। तो फर्रुखसियर साजिश करने लगा। फर्रुखसियर जहांदार शाह को हटाने के लिए किसके पास जाता है? तो अब्दुल्ला और हुसैन अली के पास जाता है। ये दोनों, अब्दुल्ला और हुसैन अली, फर्रुखसियर की सहायता करते हैं और फर्रुखसियर इनकी मदद से शासन सत्ता प्राप्त कर लेता है। लेकिन अपने ही राज्य में जब एक कठपुतली शासन के तौर पर शासन करता है, तब इसको बहुत बुरा लगता है और ये क्या करता है, ये जाता है किसके पास, इनको मारने का एक प्लान बनाना, इनको मारने के लिए प्लान बनाने लगता है। कौन? फर्रुखसियर। लेकिन ये बातें अब्दुल्ला और हुसैन अली को पता चल जाती है और वो मराठों से सहायता लेकर फर्रुखसियर की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और अब शासन सत्ता कौन चलाएगा? तो अब्दुल्ला और हुसैन अली चलाएंगे। इसके बाद अब्दुल्ला और हुसैन अली फर्रुखसियर की मृत्यु के बाद रफीउद्दर्जत को राजा बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसको राजा बनाते हैं? तो रफीउद्दर्जत। रफीउद्दर्जत वो व्यक्ति है जो मुगलिया सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया है। कहा जाता है कि 3 महीने तक शासन किया, और यही वो व्यक्ति है रफीउद्दर्जत जिसको इन्होंने राजा बनाया। किसने राजा बनाया? अब्दुल्ला और हुसैन अली ने राजा बनाया। मात्र किस लिए? मात्र इसलिए ताकि ये जो संधि हो रही है मराठों से मुगलों के बीच, जो संधि हो रही है उस पर रफीउद्दर्जत सिग्नेचर कर सके। तो मात्र रफीउद्दर्जत के जीवन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि मराठों के मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले इस संधि पर क्या करता है, सिग्नेचर करता है रफीउद्दर्जत। क्लियर बात समझे? ठीक, तो रफीउद्दर्जत राजा बनता है, लेकिन 3 महीने बाद कहा जाता है कि फिर से सैयद बंधुओं ने, यानी अब्दुल्ला और हुसैन अली ने रफीउद्दर्जत को मार दिया। या कहीं कहीं ये कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी बीमारी से मौत हो गई। चलिए मान लीजिए मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद फिर से रफीउद्दौलत को राजा बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, फर्रुखसियर सबसे पहले मुअज्जम राजा बनता है। मुअज्जम के बाद उसका पुत्र जहांदार शाह राजा बनता है। उसके बाद फर्रुखसियर राजा बनता है। फर्रुखसियर को राजा किसने बनाया? तो सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को राजा बनाया। फर्रुखसियर के बाद किसको राजा बनाया? सैयद बंधुओं ने रफीउद्दर्जत को राजा बनाया। रफीउद्दर्जत की हत्या के बाद किसको राजा बनाया? रफीउद्दौलत को राजा बनाया। रफीउद्दौलत भी 5-6 महीने ही शासन करता है और रफीउद्दौलत को भी सैयद बंधुओं ने क्या कर दिया? मार दिया। यानी अब देखिए, ध्यान दीजिए, और ये रफीउद्दर्जत और रफीउद्दौलत रफीउस्समान के बेटे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रम आ रहा था जहांदार शाह वाला क्रम, ये क्रम खत्म हो जाता है। ये क्रम बाद में फिर शुरू होगा, लेकिन ये क्रम खत्म हो गया है। अजीम उस्सान का लड़का फर्रुखसियर राजा बनता है और उसके बाद रफीउस्समान का लड़का रफीउद्दर्जत और रफीउद्दौलत राजा बनते हैं। इन दोनों को भी मार दिया जाता है। किसके द्वारा? तो अब्दुल्ला और हुसैन अली के द्वारा मार दिया जाता है इनके बाद, इनको भी। ठीक, और उसके बाद किसको राजा बनाते हैं? उसके बाद राजा बनाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। ठीक, और मोहम्मद शाह रंगीला ही वो व्यक्ति है जो इन दोनों को, अब्दुल्ला और हुसैन अली को मारेगा या मरवाएगा। ये कहीं ना कहीं अब्दुल्ला और हुसैन अली को मरवा देते हैं। कौन? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला हुसैन अली और अब्दुल्ला को मरवा देते हैं। आप देखिए कि हुसैन अली और अब्दुल्ला जो है कितने लोगों को राजा बनाने में सक्षम है। तो पहला जो राजा बनाए हैं वो फर्रुखसियर को राजा बनाए, दूसरा जो राजा बनाए रफीउद्दर्जत को राजा बनाए, तीसरा जो राजा बनाए रफीउद्दौलत को राजा बनाए, चौथा जो राजा बनाए मोहम्मद शाह को राजा बनाए। यानी 1 2 3 4 व्यक्तियों को मुगलिया सल्तनत का इन्होंने बादशाह बनाया। तो किसने? वजीरों ने, यानी चंद लोगों ने, यानी कुछ लोगों ने जिनकी औकात मुगलिया दरबार में कुछ नहीं थी, उन लोगों ने 4 बादशाहों को बादशाह, 4 लोगों को बादशाह बनाया। बादशाह बदलना, बादशाह बनाया बदल दिया, बादशाह बनाया बदल दिया, बादशाह बनाया बदल दिया। कितने लोगों? 4 लोगों। इसके बाद भी अभी एक व्यक्ति आएंगे जो फिर से कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन उनके बारे में भी हम आज नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अभी मुगलिया सल्तनत बस अभी तक। तो ध्यान दीजिए कि मुगलिया सल्तनत के कमजोर होने का कारण क्या था, कि सबसे बड़ा कारण, अगर कोई कहे कि औरंगजेब की बेकार नीतियां, हाँ वो भी थी। अगर कोई कहे कि उस समय अलग अलग वंशों का उत्थान, वो भी था। अगर कोई कहे कि औरंगजेब की मृत्यु, हाँ वो भी था। लेकिन अगर देखा जाए कि मुगलिया सल्तनत के खत्म होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो वो बस एक कारण था, उत्तराधिकार का युद्ध।
क्योंकि उत्तराधिकार के युद्ध में दोनों पक्षों से बेहतरीन सेना नायक, बेहतरीन लोग, नीति निपुण लोग मारे जाते थे। धन की हानि होती थी, जन की हानि होती थी, और भी बहुत सारी चीजों की हानि होती थी। तो सबसे ज्यादा कारण जो है वो क्या था? वो कारण था उत्तराधिकार का युद्ध, मुगलिया सल्तनत को खत्म करने। ये सबसे बड़ा कारण। तो चलिए इन बातों को अभी यहीं छोड़ते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बालाजी विश्वनाथ की सहायता ली थी किसने? तो अली सैयद बंधुओं ने, अब्दुल्ला और हुसैन अली ने सहायता ली थी। अब्दुल्ला और हुसैन अली ने सहायता ली। किसकी सहायता ली? तो बालाजी विश्वनाथ की सहायता ली। क्यों सहायता ली? तो फर्रुखसियर को हटाने में सहायता ली। और फर्रुखसियर को जब हटा दिया गया तो राजा किसको बना दिया? रफीउद्दर्जत को कुछ महीने के लिए राजा बना दिया गया, ताकि वो उस संधि पर जो मुगलों से और मराठों के बीच हुई है उस पर सिग्नेचर कर सके। तो चलिए अब आगे की तरफ फिर से देखते हैं। इस संधि के अनुसार, कौन से संधि के अनुसार? जो मुगलों और मराठों के बीच होती है कब? 1719 के मध्य। इस संधि के अनुसार मुगल अपने क्षेत्र में मराठा को टैक्स देंगे। मुगल अपने क्षेत्र में क्या देंगे? मराठा को टैक्स देंगे। ध्यान दीजिए, मुगल अपने क्षेत्र में मराठाओं को क्या देंगे? टैक्स देंगे। ये हास्यप्रद ही बात थी उस समय। अगर ऐसा औरंगजेब के समय में कोई कहता, या फिर ऐसा अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में कहता, तो शायद ये संभव बात नहीं है, ये हास्य वाली बात है। लेकिन अभी देखिए, मराठा टैक्स देंगे। किसको देंगे? तो मुगल टैक्स देंगे। किसको देंगे? तो मराठों को देंगे। चौथ और सरदेशमुखी दोनों टैक्स। कौन सा टैक्स? चौथ और सरदेशमुखी। कुछ टैक्स हुआ करते थे मराठों के द्वारा जो लिया जाते थे, जैसे में चौथ, दूसरा सरदेशमुखी, पेशवाई, मोकासा, जागीरदारी। ये कुछ टैक्स हैं जो कौन लेता था? तो मराठा लेते थे। ठीक, कुछ इसलिए टैक्स था कि हम आपको संरक्षण देंगे, इसलिए टैक्स थे। कुछ इसलिए टैक्स थे कि हम आपके राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए टैक्स था। कमेंट बॉक्स में बताइएगा चौथ और सरदेशमुखी टैक्स में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस संधि के अनुसार पहला शर्त क्या रहा? कि मुगल अपने क्षेत्र में मराठों को टैक्स देंगे। ये पहला संधि हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब्दुल्ला और हुसैन अली का संधि करने में कुछ नहीं जाता है। ये पूरा दिल्ली ही दे दे मराठों को, कुछ नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये तो आज है कल नहीं है। इनके वंशजों को थोड़े ना राज करना है, इनको तो बस लूटना है। इनको सिर्फ लूटने से मतलब है, इनको सिर्फ अपना धन भरना है। ठीक है, तो इनको कोई लेना देना नहीं है कि बहुत अच्छे से शासन व्यवस्था हो। ये उनको बस उस समय की तत्काल परिस्थिति, यानी फर्रुखसियर से कहीं ना कहीं फर्रुखसियर को मारना है और फर्रुखसियर से सत्ता को अपने हाथ में कंट्रोल करना है। बस उनको इस बात से लेना देना है। इसलिए कैसी भी संधि हो, उनसे इस बात से कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं। यह टैक्स मराठे 6 सूबों से लेंगे। 6 सूबे मुगल जो है वो मराठों को दे देंगे, 6 सूबे। और उन सूबों से मराठे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। ठीक, ये बात हुई। पहली शर्त जो रही वो क्या रही? कि भाई साहब मुगल हमें 6 सूबे देंगे और उन 6 सूबों से हम क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। कौन कौन से सूबे हैं वो? डेक्कन है, बरार है, गुजरात है, गोलकुंडा है, खानदेश है, हैदराबाद है। अब आप सोचेंगे कि गोलकुंडा तो साम्राज्य था, बीजापुर साम्राज्य था। नहीं, औरंगजेब ने गोलकुंडा और बीजापुर दोनों को समाप्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, अपने जीते जी औरंगजेब ने, ये घटना लगभग 1687 की है, 87 के लगभग की। ठीक है, औरंगजेब ने बीजापुर गोलकुंडा सबको समाप्त कर दिया। अहमदनगर को शाहजहां समाप्त कर चुका है, गोलकुंडा बीजापुर को औरंगजेब समाप्त कर चुका है। तो बरार, डेक्कन, गुजरात, गोलकुंडा, खानदेश और हैदराबाद, ये 6 सूबे हैं जो मुगलों ने दे दिए। किसको? तो मराठों को दे दिए। अब इन 6 सूबों से मराठे अपना टैक्स ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस संधि के अनुसार यह भी तय किया गया कि साहू के परिवार को मुगल छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिए, 1707 में साहू को छोड़ दिया गया। साहू को कैद कब किया गया था? 1689 में साहू को कैद किया गया था, जब साहू के पिता की हत्या की गई थी औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के ने साहू के पिता की संभाजी की हत्या करवाई थी, साहू को कैद करवा लिया था। साहू 1689 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब की कैद में थे। 1707 में साहू को छोड़ा गया, लेकिन साहू के परिवार वालों को नहीं छोड़ा गया। जो साहू के साथ बंदी थे उनको नहीं छोड़ा गया। तो
तो साहू ने कहा कि ये संधि हो रही है तो ये तभी होगी, ये संधि हम आपको 15,000 घुड़सवार तभी देंगे जब आप हमें 6 प्रांत दे दिए, वो तो ठीक है, 6 सूबे दे दिए वो तो ठीक है, हम वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे, लेकिन संधि की एक और शर्त है कि मेरे परिवार वालों को जो आपने कैद किया है उसको आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये भी इस संधि का एक हिस्सा था कि साहू के परिवार वालों को मुगलिया सल्तनत से छोड़ दिया जाएगा। चलिए ये बात भी खत्म, आगे बढ़ते हैं। बदले में साहू जी ने यह मान लिया कि पूरे भारत के शासक मुगल ही हैं, और बदले में साहू जी ने बस क्या मान लिया कि हाँ ठीक है, पूरे जो भारत है भाई, वहां का जो मुख्य लीडर है, मुख्य शासक है, मुख्य बादशाह है, वो मुगल है, ये मान लिया साहू जी महाराज ने। और क्या हुआ इस संधि के दौरान, पहली बात क्या हुई कि 6 सूबे आप हमें दे देंगे। कौन कौन से सूबे, डेक्कन, बरार, गुजरात, गोलकुंडा, खानदेश और हैदराबाद, ये 6 सूबे दे देंगे। इन 6 सूबों से हम अपना टैक्स कलेक्ट करेंगे। साहू के परिवार वाले जो अभी भी मुगलिया सल्तनत में है उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और बदले में साहू जी महाराज को क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कौन हैं, तो मुगल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संधि के अनुसार 1 साल का 10 लाख रुपए मराठे मुगल को देंगे। जो ये 6 सूबे हैं इनमें से जो भी धन वो प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त करे, उससे मुगलों सल्तनत को कोई मतलब नहीं, लेकिन उसमें से 10 लाख रुपए, हर साल का 10 लाख रुपए वो क्या करेंगे, तो वो दे देंगे। किसको, मुगलों को। 6 सूबों से वो धन कलेक्ट करेंगे, टैक्स लेंगे, और उसमें से 10 लाख रुपए 1 साल का। अब ये सोचिएगा 10 लाख रुपए ज्यादा है उस समय के हिसाब से, उस समय 10 लाख रुपए ज्यादा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सूबे बहुत क्या है, बहुत अमीर हैं, यहां से बहुत धन उगाही होती है। डेक्कन, बरार, गुजरात, गोलकुंडा, खानदेश, हैदराबाद, ये बहुत अमीर प्रांत हैं, बहुत अमीर सूबे हैं। तो इन सूबों से इनको देना कितना है, मात्र 10 लाख रुपए, वो भी 1 साल का देना है। ठीक, वो क्या करेंगे, मुगलों को देंगे। अगला, यह संधि सैयद बंधुओं ने मराठों से इसलिए किया क्योंकि उस समय के मुगल बादशाह फर्रुखसियर था, जो कि सैयद बंधुओं को सत्ता से हटाना चाहता था। और इतनी बड़ी संधि क्यों की गई, इतनी बड़ी संधि सिर्फ इसलिए की गई, मात्र और मात्र इसलिए की गई। क्यों, क्योंकि जो सत्ता से वो हटाना चाहते थे। कौन किसको हटाना चाहता था, तो शुरू हो जाए, तो क्लियर है। तो इसलिए सैयद बंधुओं ने संधि कर ली। चलिए, सैयद बंधु संधि कर लिए क्योंकि सैयद बंधुओं से कोई लेना देना साम्राज्य से नहीं था। और फाइनली फर्रुखसियर, जिन्होंने सैयद बंधुओं से ही सहायता लेकर के राजा बने थे, अपने चाचा को मरवाए थे, फाइनली सैयद बंधुओं ने मराठों से सहयोग लेकर के फर्रुखसियर को मार दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठों की मदद लेकर सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को राजा के पद से हटा दिया और रफी-उद-दर्जत को मुगल बादशाह बना दिया। किसको राजा बना दिया गया, रफी-उद-दर्जत। रफी-उद-दर्जत मुगलिया सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला राजा है। अगर मुगलिया सल्तनत की बात करें तो कुछ इस प्रकार है, 2 और 4 लाइन में सब देख लीजिए। मुगलिया सल्तनत का सबसे अधिक समय तक राज्य करने वाला व्यक्ति कौन है, अकबर। मुगलिया सल्तनत की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, बाबर। मुगलिया सल्तनत की स्थापना कब होती है, 1526 में। मुगलिया सल्तनत की का समापन कब होता है, 1857 में। मुगलिया सल्तनत का प्रथम राजा कौन है, संस्थापक राजा कौन है, तो बाबर। मुगलिया सल्तनत का आखिरी राजा कौन है या अंतिम राजा कौन है, तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक, और मुगलिया सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो है रफी-उल-दर्जत। कौन है, रफी-उल-दर्जत। ये मुगलिया सल्तनत का सबसे कम समय तक शासन करने वाला व्यक्ति रफी-उल-दर्जत है। और अगर बात करें कि दूसरा सबसे कम समय तक व्यक्ति, तो रफी-उद-दौलत। दूसरा सबसे कम समय तक व्यक्ति रफी-उद-दौलत है और पहला रफी-उल-दर्जत। आगे बढ़ते हैं। इस संधि में साहू जी ने 15,000 घुड़सवार सेना फर्रुखसियर को सत्ता से हटाने के लिए भेजा। और फाइनली मराठों ने सैयद बंधुओं के साथ मिलकर के, अब्दुल्ला और हुसैन अली के साथ मिलकर के, अली बंधु के साथ मिलकर के इसको क्या कर दिया, तो हटा दिया। फर्रुखसियर को सत्ता से हटा दिया गया। 15,000 घुड़सवार सेना मुगलों से ली गई थी। आगे बढ़ते हैं। उस संधि पर फर्रुखसियर के हस्ताक्षर नहीं है। फर्रुखसियर हस्ताक्षर कैसे करेगा, क्योंकि फर्रुखसियर को तो मारने के बाद ही वो संधि पूरी होती है एक तरह से।
अगर फर्रुखसियर नहीं मरता तो संधि पूरी ही नहीं होती। ठीक, तो फर्रुखसियर के हस्ताक्षर नहीं थे। फर्रुखसियर को मारने के बाद, फर्रुखसियर के बाद जिसको इन्होंने राजा बनाया, किसको? अली बंधुओं ने, अब्दुल्ला और हुसैन अली ने जिसको राजा बनाया, उसका सिग्नेचर कराया गया, यानी रफी उल दरजत का सिग्नेचर इस पर कराया गया, इस संधि पर। उस पर फर्रुखसियर के सिग्नेचर नहीं थे, बल्कि उसके बाद के बादशाह रफी उल दरजत के हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ था कि मुगल बादशाह ने किसी मराठा को राजा माना था। दूसरी बार ऐसा था कि मुगल बादशाह, हाँ, इस संधि के अनुसार क्या किया गया? मुगल बादशाह ने क्या कहा कि मराठों का राजा कौन है? तो साहू जी महाराज हैं। ये दूसरी बार था ऐसा कि मुगलिया सल्तनत के जो बादशाह हैं वो मराठों के किसी को राजा मानते। तो बात आती है पहली बार कब हुआ? तो पहली बार हुआ था 1668 में। कब? 1668 में, जब यशवंत सिंह ने संधि करवाई थी। किससे? तो शिवाजी महाराज से यशवंत सिंह ने संधि करवाई थी 1668 में। किसकी संधि करवाई थी? शिवाजी महाराज की संधि करवाई थी औरंगजेब से। और उस संधि के अंतर्गत औरंगजेब ने भी बरार की जागीर शिवाजी को दी थी और उनके बेटे संभाजी महाराज को 5000 की मनसबदारी दी थी। और औरंगजेब ने माना था कि ठीक है, आप मराठा साम्राज्य के राजा हैं। और दूसरी बार माना गया मुगलों द्वारा कि ठीक है, साहू जी महाराज मराठा साम्राज्य के राजा हैं। और साहू जी महाराज ने माना कि पूरे भारत के राजा मुगल हैं। ठीक है, मुगलों ने क्या माना कि मराठा साम्राज्य के राजा साहू जी हैं, और साहू जी ने क्या माना कि पूरे भारत के राजा कौन है? मुगल है। ठीक है, इस संधि के द्वारा मान लिया गया। और मुगलों में मान कौन रहा है? ये देखिए, मुगलों में मान कौन रहा है? तो ये अब्दुल्ला और हुसैन अली ये मान रहे हैं। और ये मानने वाले होते कौन हैं? ये तो बाबर की वंश से आते ही नहीं हैं, अकबर के खानदान से हैं ही नहीं। जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब, कहीं से इनका कोई नाता ही नहीं है। ये कौन होते हैं मानने वाले? लेकिन फिर भी इन्होंने मान ही लिया। तो चलिए, मान लिए तो हम भी मान ही लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके खून रफी उल दरजत की उस पर क्या है? सिग्नेचर हैं। तो हम भी मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा स्वीकार किया, लेकिन मात्र कुछ समय के लिए ही हुआ था। यह संधि यशवंत सिंह ने कराई थी। चलिए, ये बात होगी। अगला, दक्षिण का मुगल सल्तनत मराठों के हाथों से कठपुतली बन गया। ठीक है, तो दक्षिण का भाग था। इस संधि के बाद दक्षिण वाला, दक्कन वाला एरिया मराठों के नेतृत्व में आ गया और मुगलिया सल्तनत के नेतृत्व से कहीं न कहीं निकल गया। इस संधि के बाद, यानी 1719 में जो ये संधि होती है, इस संधि के बाद ये दक्कन वाला एरिया हाथ से निकल गया। किसके? मुगलों से। और किसके हाथ में आ गया? तो मराठों के। ध्यान दीजिएगा, इस दक्षिण को पाने के लिए औरंगजेब ने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया था। इस दक्षिण को पाने के लिए औरंगजेब ने क्या कर दिया था? अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और वो दक्षिण औरंगजेब की मृत्यु के कुछ ही समय बाद, देख लीजिए, कुछ ही समय बाद क्या हुआ? तो उनके हाथ से निकल गया। अब मराठों के कब्जे में पूरा दक्कन है, क्योंकि ध्यान से यहां पे देखिए, दक्कन, गुजरात, बरार, गोलकुंडा, खानदेश और हैदराबाद ये मुगलों को दे दिया गया, मराठों को दे दिया गया। तो इतिहास में बड़ा प्रसिद्ध है कि इतिहास में हर व्यक्ति का हर उत्थान के बाद पतन और हर पतन के बाद उत्थान आता है। ये इतिहास का नियम है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते। रिचर्ड टेम्पल ने मुगल मराठा इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या है? रिचर्ड टेम्पल है। ये मुगल मराठा इस संधि को क्या कहते हैं? मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं कि भाई ये जो है मराठों का क्या है? मैग्ना कार्टा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या है। तो मैग्ना कार्टा जो है ये ब्रिटेन में हुआ था एक साल। तो बात करें कि मैग्ना कार्टा की बात करें तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि असली मैग्ना कार्टा कब सिग्नेचर हुआ था और असली मैग्ना कार्टा के अंतर्गत क्या था, ये जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये हम बता दे रहे हैं कि जो असली मैग्ना कार्टा था वो ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, वो 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में ब्रिटेन में हुआ था। लेकिन उस मैग्ना कार्टा के बाद से हर चीजों को रखो, जो बड़ी चीज हुई, जो बड़ी उपलब्धि हुई, उसको क्या मान लिया गया? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो रिचर्ड टेम्पल जो है वो मुगल मराठा संधि को इस मुगल मराठा संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब थोड़ी सी बात
ये सारी चीजें, ये जो सारी उपलब्धियां हो रही हैं, जो मराठे उपलब्धियां पा रहे हैं, ये किसकी वजह से पा रहे हैं? ये सारी उपलब्धियां, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी उपलब्धियां मराठों को दिलवा रहा है? उपलब्धियां पे उपलब्धियां, उपलब्धियां तो उपलब्धियां पाते जा रहे हैं। तो वो व्यक्ति है बालाजी विश्वनाथ। तो उन बालाजी विश्वनाथ के बारे में आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, क्या है? बालाजी विश्वनाथ का जन्म जो है वो 1660 में हुआ था। कब हुआ था? 1660 में। ध्यान दीजिएगा, 1660 में बालाजी विश्वनाथ का जन्म हुआ था। अगला, बालाजी विश्वनाथ का जन्म स्थान कोंकण क्षेत्र है। कोंकण क्षेत्र किसे कहते हैं? जो भारत का तटवर्ती राज्य है, उसमें महाराष्ट्र और गोवा का जो तट है उसे कोंकण तट कहते हैं। तो उस क्षेत्र में ही इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब आप जानते ही हैं कि भारत में कितने तटवर्ती राज्य हैं। तो भारत में कुल 9 तटवर्ती राज्य हैं। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन है? तो गुजरात है। सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन है? तो गोवा है। ठीक, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। दक्षिण भारत का सबसे छोटा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ठीक है, कौन कौन से तटवर्ती राज्य है? तो गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो सारे 9 राज्य हैं तटवर्ती राज्य, इनका नाम क्या है? इनको इन तटवर्ती राज्यों को इनका नाम क्या है? इनके तटों का नाम क्या है? अलग अलग तट का इनका नाम है, वो नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ भट्ट परिवार से थे। किस परिवार से हैं? भट्ट परिवार से। बालाजी विश्वनाथ क्या है? एक्चुअल वो ब्राह्मण हैं। और किस परिवार से हैं? भट्ट परिवार से हैं। किस क्षेत्र में जन्मे हैं? कोंकण क्षेत्र में जन्मे हैं। किस परिवार से हैं? भट्ट परिवार से हैं। बालाजी विश्वनाथ के गांव का नाम श्रीवर्धन था। बालाजी विश्वनाथ के गांव का नाम क्या है? श्रीवर्धन है। बालाजी विश्वनाथ के पिता जंजीरा के सिद्धि की सेवा करते थे। याद दीजिए, याद करिए, हमने बताया था कि बालाजी विश्वनाथ ने किसी नेवी अधिकारी की सहायता लेकर के जो सिद्धीज रहते थे कोंकण तट पर, उनको मार करके हटा दिया था। याद है आपको? तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस अधिकारी की सहायता लेकर के इन्होंने हटाया था उसको। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के पिता जंजीरा के सिद्धि की सेवा करते हैं, यानी तटवर्ती कोंकण क्षेत्र जो है वहां पर सिद्धीज रहते थे। उन्हीं की सेवा में थे कौन? बालाजी विश्वनाथ के पिता। और बाद में बालाजी विश्वनाथ के पिता सिद्धीज को छोड़ करके तो मराठों की सेवा में आकर के सेवा देने लगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल 1720 को बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। हमने कहा कि 2 अप्रैल अपने समय में जितना अधिकतम कार्य हो सकता था मराठा साम्राज्य के लिए वो बालाजी विश्वनाथ ने किया। और पेशवाई जो थी उसको क्या बना दिया? पुश्तैनी बना दिया। यानी उससे पहले पेशवाई योग्यता पर मिलती थी, लेकिन बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके घर के बच्चों को ही पेशवाई मिलने लगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाजी विश्वनाथ 1699 में अपनी सैनिक का प्रारंभ सेनापति धनाजी जाधव के अधीन करता है। यानी पहली बार एक सैनिक के रूप में बालाजी विश्वनाथ 1699 में भर्ती होते हैं। कब? 1699 में। और किसके अंदर में? तो सेनापति, मराठा के सेनापति कौन है? धनाजी जाधव। धनाजी जाधव के सेनापतित्व के अंतर्गत बालाजी विश्वनाथ भर्ती होते हैं। कब? 1699 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेनापति धनाजी जाधव के अधीन रहते ही बालाजी विश्वनाथ को पूना और दौलताबाद का सूबेदार बना दिया गया था। पूना और दौलताबाद का सूबेदार बनाया गया था। किनको? बालाजी विश्वनाथ को। किसके अधीन रहते हुए? तो धनाजी जाधव के अधीन रहते हुए। कहा जाता है कि धनाजी जाधव के बालाजी विश्वनाथ दाहिने हाथ थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 1707 में छोड़ा गया, जब जो साहू जी महाराज हैं, साहू जी को 1707 में छोड़ा गया, उस समय बालाजी विश्वनाथ दौलताबाद का सूबेदार था। जब 1707 में साहू जी महाराज आते हैं कि हमें हमारी सत्ता दे दीजिए, ताराबाई से कहते हैं, उस समय बालाजी विश्वनाथ कहाँ के सूबेदार हैं? तो दौलताबाद। ठीक है, कहाँ के सूबेदार हैं? दौलताबाद के सूबेदार हैं। आगे बढ़ते हैं। 1708 में साहू जी महाराज छत्रपति हो गए और उस समय मराठा सेनापति चंद्रसेन था। ध्यान दीजिएगा, 1708 में साहू जी महाराज क्या हो गए? छत्रपति। छत्रपति कब होते हैं? 1708 में। छत्रपति
पहली बार कौन हुआ था? तो शिवाजी महाराज छत्रपति की उपाधि पहली बार लिए थे। कब? तो 1774 में अपने प्रथम राज्याभिषेक के समय 1674 में शिवाजी महाराज ने अपने प्रथम राज्याभिषेक के समय छत्रपति और सभापति की उपाधियां ली थी। उसके बाद से शिवाजी महाराज को छत्रपति कहा जाने लगा। और साहू जी ने छत्रपति की उपाधि कब ली? तो 1708 में साहू जी महाराज छत्रपति हो गए। और उस समय मराठा सेनापति कौन है? चंद्रसेन। अब ये चंद्रसेन कौन है? ये चंद्रसेन जो है ये धनाजी जाधव के पुत्र हैं। धनाजी जाधव के पुत्र चंद्रसेन है। और धनाजी जाधव के दाहिने हाथ बालाजी विश्वनाथ हैं। ठीक है, तो धनाजी जाधव के मरने के बाद, धनाजी जाधव जल्दी ही मर जाते हैं। धनाजी जाधव के मरने के बाद मराठा सेनापति कौन बन गया? तो चंद्रसेन बन गए, यानी धनाजी जाधव के पुत्र बन गए। लेकिन एक तरफ बालाजी विश्वनाथ की ताकत बढ़ती रही। अब ये बात धनाजी जाधव के पुत्र चंद्रसेन को अच्छी नहीं लगी। मराठा सेनापति चंद्रसेन बन गए। धनाजी चंद्रसेन जाधव का पुत्र है। धनाजी कौन है? धनाजी चंद्रसेन के पिता हैं। और चंद्रसेन कौन है? तो धनाजी के पुत्र हैं। और बालाजी विश्वनाथ कौन है? तो धनाजी के दाहिने हाथ हैं। और धनाजी कौन है? तो मराठा के सेनापति थे। जब साहू जी महाराज 1707 में छूट करके मराठों के से आकर के ये बोले कि हमें अब मेरा राज्य मेरे पिताजी का दो। और साहू जी कौन है? तो संभाजी महाराज के पुत्र हैं साहू जी। और संभाजी कौन है? तो शिवाजी महाराज के पुत्र हैं। ठीक, और शिवाजी कौन है? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं शिवाजी। आगे बढ़ते हैं। लेकिन चंद्रसेन पूर्ण सहयोग साहू जी को नहीं मिल रहा था। अब जो चंद्रसेन है वो बालाजी विश्वनाथ को की शक्ति कहीं न कहीं कम करना चाहते हैं। चंद्रसेन क्या करना चाहते हैं? बालाजी विश्वनाथ की शक्ति कहीं न कहीं कम करना चाहते हैं। और बालाजी विश्वनाथ की शक्ति लगातार बढ़ रही है। और चंद्रसेन क्या है? चंद्रसेन सेनापति हैं। ध्यान दीजिएगा, 1708 में साहू जी महाराज छत्रपति बन गए। और उस समय सेनापति कौन है? चंद्रसेन। ठीक, लेकिन चंद्रसेन जो हैं वो पूरी तरह से अपनी सेवा साहू जी महाराज को नहीं दे रहे हैं। और साहू जी महाराज को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनका साथ, उनकी सेवा पूरी तरह से दे। और वैसे व्यक्ति कौन है? तो बालाजी विश्वनाथ हैं। तब साहू जी महाराज एक पैतरा चलते हैं। क्या करते हैं? वो से एक पद बना देते हैं। साहू जी महाराज क्या करते हैं? एक पद बना देते हैं। मिल रहा था, इसलिए नए पद सेना करते का सृजन किया गया 1708 में ही। अब फिर से इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। 1708 का समय है। 1708 का समय है। साहू जी महाराज राजा बन गए। ठीक, मराठा साम्राज्य का राजा बन गए। 1708 में राजा बन गए। अब राजा बनने के बाद उन्हें एक विश्वास पात्र व्यक्ति चाहिए। अब 1708 में जो धनाजी जाधव हैं, धनाजी जाधव जो मराठा साम्राज्य के सेनापति थे एक्चुअल, वो अब नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके बेटे हैं चंद्रसेन। तो उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे चंद्रसेन को ही क्या बना दिया गया? सेनापति बना दिया गया। लेकिन चंद्रसेन अपनी पूरी सेवा साहू जी को नहीं दे पा रहे हैं। पूरी शक्ति साहू जी पर नहीं दे रहे हैं। पूरी ताकत साहू जी पर नहीं दे रहे हैं। और साहू जी कहीं ना कहीं चंद्रसेन पर विश्वास भी नहीं कर पा रहे हैं। साहू जी विश्वास करते हैं किन पर? बालाजी विश्वनाथ पर। और बालाजी विश्वनाथ का जो पद है वो कहीं ना कहीं चंद्रसेन से नीचे है। अब साहू जी ऐसी परिस्थिति में क्या करें? तब साहू जी एक चाल चलते हैं, एक नीति से एक कार्य करते हैं। वो सेना करते का एक नया पद ही बना देते हैं। क्योंकि अब महाराजा है मराठा साम्राज्य के, तो एक नया पद का ही सृजन कर देते हैं, जिस पद का नाम है सेना करते। सेना करते का एक पद बना देते हैं, नया पद बना दिए सेना करते का। अब जो सेना करते का एक पद है वो सेनापति के पद से ऊपर है। और सेना करते का पद कब बनाया गया? तो 1708 में ये सेना करते का पद बना दिया गया, जो कि सेनापति से ऊपर है। यानी अब बालाजी विश्वनाथ चंद्रसेन से पद में ऊपर हो गए। अभी तक चंद्रसेन क्या चाहते थे? कि बालाजी विश्वनाथ की शक्ति दबाई जाए। वो मेरे पिता के दाहिने हाथ थे, तो मुझसे भी अंडर में रहे, मेरा भी कहना माने, मेरी भी बात माने। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब बालाजी विश्वनाथ सीधे राजा के संपर्क में है, क्योंकि उन्होंने उनको राजा बनाया है। तो कहीं ना कहीं कर्जदार भी हैं साहू जी महाराज।
तो साहू जी महाराज एक नया पद ही सृजित कर देते हैं सेना करते का 1708 में ही। और उस सेना करते के पद पर किसको नियुक्त करते हैं? तो बालाजी विश्वनाथ को 1708 में ही उस सेना करते के पद पर नियुक्त कर देते हैं। बालाजी विश्वनाथ क्या बन गए? बालाजी विश्वनाथ सेना करते बन गए। और सेना करते का पद जो चंद्रसेन का पद है सेनापति, उससे ऊपर है। और लेकिन 1713 में साहू जी महाराज ने और सारी बातें खत्म कर दी। बालाजी विश्वनाथ को 1713 में पेशवा बना दिया मराठा साम्राज्य का। और ये पेशवा पद 1713 से बाद वंशानुगत हो गया। यानी 1720 में जब बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हुई तब उनका पुत्र बाजीराव जब बना तो ये पद क्या हो गया? वंशानुगत हो गया। और बाजीराव के भी बाद उनका पुत्र और उनके पुत्र के बाद फिर उनका पुत्र, ये क्रम चलता रहा, यानी वंशानुगत हो गया। वैसे साहू जी महाराज जो थे वो निसंतान है। क्या है? निसंतान है, उनकी कोई औलाद नहीं है। तो साहू जी के महाराज के मरने के बाद जो मराठा वंशावली है, यानी जो शिवाजी के वंश हैं, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मार दिया गया। अब संभाजी के भाई यानी शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम की मृत्यु हो गई। अब राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय राजा बनते हैं। उनको हटा करके साहू जी महाराज गद्दी पर बैठ गए। अब साहू जी महाराज क्या है? निसंतान है, बे औलाद हैं। और ये 1749 में मर जाएंगे। तो मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकार है वो समाप्त हो गया। इसमें अब कोई राजा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सारी जो शक्ति थी वो पेशवाओं ने अपने पास ले ली। बालाजी विश्वनाथ के बाद ही सारी शक्ति पेशवाओं के पास आनी प्रारंभ हो गई। और नाना साहब के समय तक, ठीक, यानी बाजीराव के समय तक पूरी शक्ति मराठा शक्ति से निकल करके पेशवाओं के पास आ गई। वैसे ये भी मराठा ही है एक तरह से, लेकिन ये ब्राह्मण है तो आ करके पूरी शक्ति इनके पास है। तो चलिए, आज हमने किसके बारे में पढ़ा? साहू जी महाराज के बारे में पढ़ा। तो अभी ये क्रम जारी रहेगा। अभी साहू जी महाराज की भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। अभी साहू जी महाराज से किस प्रकार शक्ति पेशवाओं के पास आती है, पेशवाओं के बाद अभी बालाजी विश्वनाथ के बाद किस प्रकार से मराठों का सबसे बेहतरीन व्यक्ति, सबसे बेहतरीन लड़ाका, सबसे बेहतरीन भारतीय इतिहास का सेनापति अभी बाजीराव को आना बाकी है। तो अभी पूरे इतिहास को भी हम पढ़ना बाकी है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में मराठाओं के। अभी हमने कहा था कि जितनी भी वीडियो आई हैं मराठाओं की, उतनी ही वीडियो भी और आएंगी मराठाओं की। उसके बाद मराठे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। जब प्रारंभ हो जाए क्या कि इसमें रघुनाथ राव आने लगे और प्रारंभ हो जाए यहाँ पर युद्ध अंग्रेजों से, तब जान लीजिए कि मराठे अब समाप्ति की कगार है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार।